हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का छठा चैप्टर रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए लिखा है 6.2 का प्रश्न एक, आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं हमें और फिर दर्शाना है कि जो दो रेखाएं दे रखी हैं ए बी और सी डी वो एक दूसरे के समांतर हैं। ये समांतर का चिन्ह होता है कि ए बी और सी डी रेखाएं समांतर हैं। आइए देखते हैं आकृति में क्या दिया हुआ है। देखिए आकृति में ये रेखा ए बी दे रखी है और ये रेखा सी डी दे रखी है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी समांतर हैं और ये एक्स और वाई के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले एक्स का मान ज्ञात करते हैं। कैसे? ये 50 डिग्री का कोण हमें दे रखा है प्रश्न में और ये एक्स, ये दोनों कोण जो मिलके यहां तक कौन सा कोण बनाते हैं? रैखिक युग्म। तो देखिए आप लिख देंगे आकृति से देख के हमें पता चल रहा है कि जो 50 जमा एक्स है वो बराबर में 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री में? क्योंकि उसका कारण हम यहां पर लिख देंगे कि वो एक रैखिक युग्म बनाते हैं। जब भी दो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं तो उन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये 50 डिग्री है, ये जमा एक्स कर दिया हमने। यहां से x का मान निकल आएगा हमारे पास। कैसे निकलेगा? ये 50 डिग्री इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री आप कर देंगे तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। तो देखिए यहां पर आकृति में हमारे पास इस x का जो मान है वो 130 डिग्री निकल आया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो y है। ये कोण y दे रखा है और ये कोण 130 दे रखा है। तो आपको पता है ये जो कोण आमने सामने बनते हैं, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और जो दो कोण आमने सामने बढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बनते हैं और बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे यहां पर y बराबर 130 डिग्री। कारण लिख देंगे उसका क्योंकि वो एक क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बनते हैं। ठीक है, तो देखिए x का जो मान आया था वो 130 डिग्री आया, y का भी मान 130 डिग्री आ गया। तो x बराबर y, दोनों के दोनों कोण जो है वो बराबर आ गए 130 डिग्री के। आकृति में देखें तो देखिए ये आकृति में ये x डिग्री है कोण हमारा 130 डिग्री आया इसका मान। ये कोण y है, इसका मान भी 130 डिग्री आया है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये जो कोण x है और ये जो कोण y है ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। कौन से कोण हैं? एकांतर कोण। ये x, ये देखिए ये दो रेखाएं हैं ए बी, ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो x इस तरफ बना अंदर की तरफ और y इस तरफ बना अंदर की तरफ। तो ये जो कोण बनते हैं एक इधर और एक इधर, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। यहां भी बना के दिखाते हैं। देखिए जब भी दो रेखाएं ऐसी होती है समांतर रेखाएं, तो एक ये जो कोण ऐसे अंदर की तरफ बनता है और एक ये जो बाहर की तरफ बनता है, इन कोणों को हम बोलते हैं एकांतर कोण और ये हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण। तो x और y बराबर जो है 130 डिग्री हैं और ये आप लिख देंगे और ये है एकांतर कोण भी हैं। एकांतर कोण भी हैं और एकांतर कोण हमेशा तभी बनते हैं जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं यानी समांतर होती हैं। अतः रेखाएं ए बी तथा सी डी जो है वो समांतर हैं क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में ही एकांतर कोण बनते हैं। यह समांतर कोण भी है, एकांतर कोण भी है और रेखाएं ए बी तथा सी डी जो है वो समांतर रेखाएं हैं। तो आप चिन्ह लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी, ये समांतर का चिन्ह है, पैरेलल, ए बी समांतर है सी डी के। यही सिद्ध करना था। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का। लिखा है आकृति में यदि ए बी समांतर रेखा है सी डी के और सी डी समांतर रेखा है ई एफ के और y अनुपात z 3:7 दे रखा हो तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए आकृति में कहा है हमारे पास, इस तरह से दिया हुआ है। ये एक रेखा ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों समांतर हैं, ये हमें दे रखा है। और सी डी और ई एफ, ये रेखा सी डी और ये रेखा ई एफ, ये भी समांतर हैं। तो ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। हमें ये x, y और z, ये जो कोण y और z है इनका अनुपात भी दिया हुआ है हमें 3:7। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए बी
समांतर CD है और CD समांतर है EF के। तो इसका अर्थ हुआ कि AB और EF भी समांतर हैं। इसलिए आप लिख देंगे यहां पर कि अगर AB CD के समांतर है और EF भी CD के समांतर है तो AB समांतर है EF है। तो AB और EF भी समांतर हैं। तो देखिए आकृति में ये रेखा AB है और ये रेखा EF है, ये दोनों समांतर हैं। तो जो कोण ये बना हुआ है X और ये जो कोण बना हुआ है Z, ये दोनों एकांतर कोण हैं और बराबर होंगे। तो X जो है वो Z के बराबर होगा और उसका कारण हम यहां पर लिख देंगे एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं और वो बराबर होते हैं। X और Z बराबर हो गया। दूसरी चीज जो हमें दिया है, फिर से लिख देंगे आप, दिया है कि जो अनुपात है Y अनुपात Z वो जो है वो 3:7 है। तो हम लिख लेंगे, मान लीजिए कि जो Y का मान है वो 3A मान लेते हैं और Z का मान जो है वो 7A मान लेते हैं। Y का मान हमने 3A मान लिया, Z का 7A मान लिया और हमने अभी सिद्ध किया कि X और Z जो कोण है वो बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर Z कोण 7A के बराबर है तो X कोण भी 7A के बराबर होगा, क्योंकि X और Z बराबर है। तो देखिए X कोण का मान 7A आ गया है, Y कोण का मान 3A आ गया है। और अगर हम आकृति में देखें तो पता चल रहा है, देखिए ये कोण X है और ये कोण Y है, ये दोनों अंतः संपूरक कोण हैं। कौन से कोण हैं? अंतः संपूरक कोण, को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इनको। और इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच जो तिर्यक रेखा काटती है उसके एक ही तरफ, दोनों कोण एक ही तरफ अंदर की ओर बने होते हैं, इसलिए उनको अंतः संपूरक कोण कहा जाता है। तो हम लिख देंगे, हमें पता है X और Y, आप यहां लिख देंगे X और Y अंतः संपूरक कोण है। अंतः संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जो X जमा Y है वो बराबर में 180 डिग्री है। अब देखिए X का मान हमने लिखा था 7A जमा Y का मान हमने लिखा था 3A, दोनों को जमा कर दे तो 7A जमा 3A कितना हो गया? 10A बराबर 180 डिग्री। तो 10A अगर 180 डिग्री के बराबर है तो A का मान कितना होगा? ये 10 इसके बटे में आ जाएगा, 180 बटे 10, ये 0 से 0 कट गई। तो देखिए 1 बराबर में 18 आ गया, A बराबर में 18 आ गया। हमें X का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, X हमारा था 7A, तो यानी X का मान आ गया 7 गुना A की जो संख्या है हमारे पास मान आया है 18, तो 18 गुना 7 आप उसको गुना कर देंगे तो आपके पास X का मान आ जाएगा और वो आएगा 126 डिग्री। तो कोण X जो है वो 126 डिग्री आ गया। इसी प्रश्न में आप चाहें तो Y और Z भी निकाल सकते हैं। देखिए X 126 डिग्री आया है, हमने कहा था X और Z बराबर हैं, तो कोण Z भी 126 डिग्री आ गया था और जो कोण Y था वो हमने बताया था 3A के बराबर मान लिया था। तो Y का मान भी बता सकते हैं, 3 गुना 18 करके 18 तिया 54 डिग्री। तो Y का मान 54 डिग्री, Z का 126 डिग्री और X का भी 126 डिग्री। ये तीसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का। आकृति में हमें AB और CD दो पैरेलल रेखाएं दे रखी हैं, AB पैरेलल CD यानी समांतर हैं, और EF जो है वो समलंब है। समलंब यानी समकोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण है। EF लंब है CD पर और कोण GED हमें 126 डिग्री का दे रखा है। देखिए आकृति में दिखाते हैं आपको, ये आकृति है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये AB और CD ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनमें जो ये कोण है EF ये CD के ऊपर समलंब है, समकोण है। तो यहां पर ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है समकोण, आपको पता है 90 डिग्री कोण बन रहा है। प्रश्न में दिया है जो ये GED कोण है, यहां से यहां तक का जो कोण है ये 126 डिग्री का है और हमें इस कोण का मान बताना। देखिए तो कैसे बताएंगे, इन दोनों का जोड़ जो है 126 है, इसमें से 90 घटा देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा हमें, इधर वाला हिस्सा है ना, तो यही निकालना। देखिए आप लिखेंगे यहां पर दिया है AB समांतर है CD के और
EF जो है वो समलंब है CD पे, यानी समकोण है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए आप, हम लिख सकते हैं यहाँ पर आकृति से, कि हमने आकृति भी हमें भी देखा है हमने, कि जो हमें ये जो एक और चीज दे रखी थी, कोण GED जो था वो 126 डिग्री का था। तो कोण GED जो है, ये कोण GED ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? देखिए आकृति में, ये GED ये कोण जो 126 डिग्री का है, ये दो कोणों से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो यहां से यहां तक GEF, और दूसरा यहां से यहां तक यानी FED। तो इसी GED कोण को आप लिख देंगे कोण GEF प्लस कोण FED बराबर 126 डिग्री। अब हमें पता है कि FED जो कोण है, जो FED कोण है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां पर इसकी जगह पर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो कोण GEF का मान निकल जाएगा, GEF जमा 90 बराबर 126। ये 90 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कोण GEF का मान निकल जाएगा 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। तो देखिए ये हमें ज्ञात करना था, पहला कोण GEF जो हमने निकाल के दिखा दिया आपको, 36 डिग्री का आया हमारे पास। ये हमने कोण GEF निकाल दिया। अब हम कोण ज्ञात करेंगे AGE। जो कोण AGE है ये होगा कोण बराबर में कोण GED के बराबर, और GED कितना है? 126। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ये कैसे है एकांतर कोण? देखिए ये आकृति है, इसमें ये कोण AGE है, ये AGE ये कोण है, और GED एक। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ जो कोण बनते हैं, ये और ये, इनको हम एकांतर कोण बोलते हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए हमारे पास यहां से कोण AGE भी निकल गया है 126 डिग्री। एकांतर कोण है क्योंकि कौन कौन सी समांतर रेखाएं थी? AB समांतर CD हमें दे रखी थी। अब देखिए एक और कोण बचा है हमारे पास, तीसरा हमें ज्ञात करना है, ये FGE कोण ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास 126 डिग्री आ गया। देखिए आप फिर से लिखेंगे आकृति से। देखिए अगर हम ध्यान से देखें आकृति से, आकृति में हम देखते हैं ये जो कोण बना हुआ है हमारे पास AGE 126 डिग्री आया था हमारा, हम ये GFE कोण निकालना चाहते थे। तो ये जो दोनों कोण है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोण हमारे पास रैखिक युग्म बनाते हैं। तो आपने यही लिखना है, कोण AGE जमा कोण FGE। जो रैखिक युग्म होते हैं उनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ब्रैकेट में लिख देंगे आप इसका कारण कि ये रैखिक युग्म बनाते हैं सरल रेखा पर, तो इसलिए इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। और कोण AGE का मान हमने अभी ज्ञात किया 126 डिग्री, जमा कोण FGE फिर हमारे पास निकल जाएगा यहां से, तो ये 126 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कोण FGE की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आप 180 में से ये 126 घटा कर देंगे तो कितना बचेगा? 54 डिग्री। तो कोण FGE जो है वो हमारे पास 54 डिग्री आ गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 6.2 प्रश्नावली का। आकृति में PQ और ST दो समांतर रेखाएं हैं। कोण PQR 110 डिग्री का दे रखा है, कोण RST 130 डिग्री का दे रखा है। हमें QRS कोण बताना है। देखिए आकृति में कैसे देखते हैं, ये एक रेखा PQ है हमारे पास और एक ST है, ये दोनों समांतर हैं। ये कोण PQR 110 डिग्री का दिया हुआ है, ये कोण RST हमें 130 डिग्री का दिया हुआ है। हमें ये कोण बताना है QRS, ये कितने डिग्री का आएगा। तो देखिए इसके लिए हमें हिंट भी दे रखा है प्रश्न में और हम इस्तेमाल भी वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बिंदु R से गुजरती हुई एक समांतर रेखा खींचेंगे जो PQ के समांतर होगी और ST के भी समांतर होगी। तो हम यहां इसका नाम लिख लेंगे AB, ठीक है। तो देखिए लिख देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है कि जो भी हमें प्रश्न में दिया होता है वो हम लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? एक तो हमें दिया हुआ है कि जो PQ है वो ST के समांतर है, कोण PQR हमें 110 डिग्री का दे रखा है तथा कोण RST हमने 130 डिग्री का दे रखा है। अब हमने रचना करी है अपनी तरफ से। हमने क्या किया रचना में, हमने एक रेखा खींची है
बिंदु आर से गुजरती हुई, आप लिख देंगे यहां पर बिंदु आर से गुजरती हुई, कि वो बिंदु आर में से गुजरनी चाहिए, एक रेखा ए बी समांतर है पी क्यू के, आपने खींचनी है। हम लिख देंगे यहां पर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू के समांतर है। देखिए आकृति में आप, हमने ये रेखा खींची इस तरह से ए बी, ये पी क्यू के समांतर है, और जब पी क्यू के समांतर है तो एस टी के भी समांतर होगी ये रेखा। इसमें हमें क्या फायदा होगा, अब देखिए इस रेखा को खींचने का क्या फायदा हुआ, जो ये कोण है पी क्यू आर और जो ये कोण है क्यू आर ए, ये दोनों कोण जो हैं, इसको अगर मैं लिख दूं ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, और अगर इसको मान लूं कि ये कोण नंबर 3 है, तो इन तीनों कोण में जो 1 और ये 110 है, ये दोनों कोण जो है ये अंतः संपूरक कोण बन जाएंगे, मतलब इनका योग 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 और ये 130 डिग्री कोण, ये भी कोण कौन से बन जाएंगे, ये भी अंतः संपूरक कोण, लिख देंगे आप यहां पर अंतः संपूरक कोण। ये फायदा होगा हमें इस रेखा को खींचने का कि जो ये दोनों कोण हैं ये अंतः संपूरक कोण बन जाएंगे, अंतः संपूरक कोण, और अंतः संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यही लिखना है हमने, ए बी समांतर है पी क्यू के, खींचिए, तथा ए बी समांतर है एस टी के। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लिख देंगे आकृति से, हमने आकृति में देखने पता चल रहा है, देखिए कोण 1 जमा कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। कारण लिख देंगे अंतः संपूरक कोण, अंतः संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। हम यहां लिख देंगे अंतः संपूरक कोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री है। कोण 1 हमें याद करना है और पी क्यू आर हमें 110 डिग्री का दे रखा है, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण 1 का मान निकल जाएगा यहां से 180, 110 इधर आके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 180 में से 110 गए 70 डिग्री। तो कोण 1 हमारे पास 70 डिग्री आ गया जी। देखिए यहां पर ये जो कोण 1 था ये हमने 70 डिग्री का निकाल लिया। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 3 जमा कोण आर एस टी जो हमें प्रश्न में दे रखा है, ये दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है अंतः संपूरक कोण है, ये दोनों कोण भी अंतः संपूरक कोण है, इसलिए इनका जोड़ भी 180 होगा। कोण 3 हमें ज्ञात करना है और आर एस टी कोण हमें दे रखा है 130 डिग्री के बराबर। तो देखिए कोण 3 का मान निकल जाएगा 180, 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना बच गया 50 डिग्री। तो कोण 3 हमारे पास 50 डिग्री आ गया, ये देखिए यहां पर। तो देखिए अब ये जो कोण 1, 2 और 3 हमने लिखे थे, कोण 1 70 डिग्री आ गया, कोण 3 50 आ गया, कोण 2 हमें निकालना है, प्रश्न में कहा गया, यानी क्यू आर एस जो कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये तीनों जो कोण हैं ये एक ही सरल रेखा पे बन रहे हैं इस पे, तो इन तीनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो यही लिखना है हमने, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों, उसका कारण जरूर लिखना है आपने। तीनों कोण एक ही रेखा पर है, सरल रेखा पे है ना तीनों कोण, तो इसलिए इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 का मान था 70, कोण 2 हमें ज्ञात करना है, कोण 3 का मान हमारा आया था 50 डिग्री, बराबर में 180। तो देखिए 70 जमा 50 कितना हो गया 120। तो कोण 2 जमा 120 डिग्री बराबर 180। तो कोण 2 का जो मान आ गया वो 180 माइनस 120, ये 120 इधर जाके घटा हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर 60 डिग्री, यानी कोण 2 मतलब कोण क्यू आर एस जो है वो 60 डिग्री का आ गया, और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ये 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का। लिखा है आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है और कोण ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है तथा कोण पी आर डी 127 डिग्री, हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। देखिए आकृति में कहा है हमारे पास ये रेखा ए बी है और ये सी डी है, ये दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच में ये त्रिभुज बनी हुई है पी क्यू आर। ये जो कोण है कोण ए पी क्यू ये 50 डिग्री हमें दे रखा है, और हमें ये कोण एक्स और ये वाई इनके मान ज्ञात करने हैं।
कोण PRD जो बाहर बना हुआ है ये भी हमें 127 डिग्री दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमें जो प्रश्न में दे रखा है वो क्या है कि जो AB है वो समांतर रेखा है CD के, तथा कोण जो APQ है वो 50 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए जो कोण APQ 50 डिग्री है, वो जो कोण APQ है ये हमारा x के बराबर है। क्यों है x के बराबर? क्योंकि ये एकांतर कोण बनते हैं। कैसे बनते हैं एकांतर कोण? देखिए आकृति में, ये हमारे पास कोण APQ है, ये 50 डिग्री का यहां बन रहा है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा अगर मान लें तो ये यहां पर x है इस तरफ, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में ये कोण और ये कोण हमेशा एकांतर कोण होते हैं और ये बराबर भी होते हैं। तो देखिए ये x और ये 50 बराबर हो गए, तो मतलब यहां पर APQ की जगह मैं 50 लिख सकता हूं और ये x है, तो x बराबर 50 डिग्री आ गया। हमारा आधा प्रश्न हो गया यहां पर। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए देखिए AB और CD ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये कोण PRD ये वाला इधर जो बन रहा है कोण, और ये पूरा कोण यहां तक APR यानी 50 जमा y, ये दोनों भी क्या है? एकांतर कोण है। तो हम यहां पर भी यही लिखेंगे, AB समांतर CD है तो कोण APR बराबर कोण PRD। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण बन रहे हैं, हमने आकृति में दिखा दिया। ये जो बड़ा कोण बन रहा है APR, ये कोण PRD के साथ एकांतर कोण बना रहा, बराबर है। और APR जो है ये कोण दो कोणों से मिलकर बना है 50 जमा y से, तो इस APR की जगह हम लिख सकते हैं 50 जमा y बराबर PRD हमें दे रखा है प्रश्न में 127 डिग्री, तो y का मान यहां से निकल जाएगा 127, ये 50 जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, -50 डिग्री। तो y बराबर कितना बच गया? देखिए 55 डिग्री, 57 डिग्री सॉरी, ये 7 यहां पर ऐसे का ऐसे आ जाएगा और 12 में से 5 गए 7 होता है, 77 डिग्री आ गया हमारे पास y का मान, और 50 डिग्री आ गया था हमारे पास x का मान। छठा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 6.2 का। आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। देखिए ये PQ है दर्पण, इसके इस तरफ ये हमने यहाँ पर शेड कर दी है, और दूसरा दर्पण ये RS है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और फिर कहा गया ये एक आपतन किरण है जी, यहां से चलती है AB से, यहां से चलती है आपतन किरण, B बिंदु पर टकराती है इस दर्पण P के ऊपर, और फिर परावर्तित, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित होती है और दर्पण RS पे बिंदु C पे टकराती है, और फिर ये दोबारा यहां से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है और बिंदु D तक चली जाती है इस दिशा में। तो हमें बताना है कि जो ये AB है और ये CD है, हमें सिद्ध कर रहे हैं कि ये समांतर हैं दोनों, ये AB किरण और ये CD किरण जो है ये दोनों समांतर हैं। हमें ये सिद्ध करने के लिए कहा गया कि AB समांतर CD है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे दिया है PQ समांतर RS। अब हमने रचना करनी है, रचना में हम लिखेंगे, हम लंब गिराएंगे एक तो बिंदु B पर, देखिए ये बिंदु B है, यहां पर एक लंब गिरा लेंगे आप इस तरह से, इसका नाम आप लिख सकते हैं BL, ये लंब हो गया। और यहां एक बिंदु C पर लंब गिराएंगे आप इस तरह से, इसका नाम आप लिख देंगे CM। तो ये लंब क्या करेगा, ये लंब जो है कोण हमारे पास ABC जो कोण बन रहा है इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ये कोण 1 और एक ये कोण 2, क्योंकि ये आपतन कोण बनेगा आपतित किरण के साथ है, और ये परावर्तन कोण बनेगा क्योंकि परावर्तित किरण के साथ है। आपने प्रकाश में पढ़ा होगा विज्ञान में, साइंस की बुक में अपनी, ठीक है। और यहां पर ये कोण जो हमने लंब डाला है CM, ये क्या करेगा, ये जो कोण BC ना इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, एक तो ये कोण 3 और ये कोण 4। अब ये BC जो किरण है दर्पण RS के लिए ये आपतन किरण बनेगी, ये आपतन कोण, और ये कोण 4 जो है CD के साथ परावर्तित किरण के साथ है तो ये परावर्तन कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये बांट देगा इस प्रकार। तो हमने यही रचना में लिखना है, BL लंब है P के ऊपर तथा CM लंब RS पर खींचिए। आपको ये
दो लंब गिराने हैं। इससे क्या होगा, अब आकृति से आप लिख सकते हैं, आकृति से देखिए मैं लिख रहा हूं देख के, जैसे हमने अभी समझाया आपको कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्यों है, क्योंकि आप इसका कारण लिख देंगे, हमने साइंस में पढ़ा हुआ प्रकाश के नियम में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोण 1 जो है ये आपतन कोण बनेगा, आपतित किरण के साथ है। कोण 2 परावर्तित कोण बनेगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण के साथ है, तो ये दोनों बराबर है। इसी प्रकार आपने लिख देना है कोण 3 और 4 भी बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4, और कारण बिल्कुल यही सेम रहेगा ऊपर वाला जो हमने यहां लिख दिया है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रकाश के नियम है, परावर्तन के प्रकाश के नियम है, इन नियमों के अनुसार ये दोनों कोण बराबर हैं। क्योंकि अब आप लिख सकते हैं यहां पर देखिए, क्योंकि जो BL है वो हमने लंब गिराया है, वो समांतर है CM के। BL और CM जो है समांतर हैं, आकृति से हमने देख लिया था कि ये दोनों समांतर हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये BL है और ये CM है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर, ये दोनों समांतर हैं। तो कोण 2 और कोण 3 एकांतर कोण बनेंगे ना, तिर्यक रेखा BC बन जाएगी तो बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 3, कारण लिख देंगे इसका कि ये दोनों एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है, और ये बराबर है। अब मैं इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूं, जो ये 2 और 3 कोण आए हैं मैं इनको दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूं। तो आप लिख देंगे दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, आपने कुछ नहीं करना, बस दोनों तरफ 2 से गुणा कर देनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए ये हो जाएगा 2 गुना कोण 2 बराबर 2 गुना कोण 3, और 2 गुना कोण 2 का मतलब क्या है, कोण 2 का दुगुना, यानी कोण 2 को अगर मैं 2 बार जमा करूं, कोण 2 जमा कोण 2, तब भी 2 गुना कोण 2 आएगा। और कोण 3 को अगर 2 बार जमा करूं तो इसका भी दुगुना हो जाएगा, 2 गुना कोण 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम, कोण 3 जमा कोण 3। ठीक है, यहां पर अब हमने इसका इस्तेमाल करना है जो हमने लिखा था कि कोण 1 और 2 बराबर है, तो मैं कोण 2 की जगह पे तो कोण 1 लिख रहा हूं। देखिए कोण 1 जमा कोण 2, और हमने यहां लिखा था कि कोण 3 और 4 भी बराबर है, तो कोण 3 जमा और 3 की जगह मैं लिख रहा हूं कोण 4। ठीक है, तो कोण 1 जमा 2 और कोण 3 जमा 4 हमने बराबर सिद्ध कर दिए। अब अगर आकृति में देखूं, ये कोण 1 और एक ये कोण 2, इन दोनों को अगर जमा करूं तो कौन सा कोण बनता है, ये बनता है ABC कोण बनता है। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 3 जमा कोण 4 हमने सिद्ध किया, ये 1 जमा 2 बना कोण ABC, और 3 और 4 ये देखिए ये 3 और 4 है, इनको जमा कर दे तो कौन सा बना, BCD बराबर है कोण BCD। तो कोण ABC देखिए, ये कोण ABC पूरा का पूरा ये, और ये कोण पूरा का पूरा BCD, ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब AB और CD समांतर रेखाएं हों और BC तिर्यक रेखा हो। तो यह दोनों कोण आप लिख देंगे यहां पर, यह दोनों कोण एकांतर कोण के युग्म बनाते हैं, एकांतर कोण के युग्म बनाते हैं। इसलिए जो हमारी सबसे पहली जो किरणें थी AB और जो आखिरी किरण थी CD वो समांतर हैं, इसलिए AB समांतर है CD के। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, ये थी प्रश्नावली 6.2 कक्षा 9वीं के लिए NCERT बुक की रेखाएं और कोण वाले चैप्टर की, छठा चैप्टर जो है आपका। आपने इस पूरी प्रश्नावली को ध्यान से समझना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से लिखकर प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करें और कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, इसका बहुत फायदा होगा। आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको अपने आप मिलने लगेंगे। और हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें
खूब मन लगा के पढ़ें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।